ओके। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पीसीओएस, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पहले हम जानने से पहले ना कुछ हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन अपने दिमाग में थॉट करते हैं कि ये है क्या, ये होता क्यों है, और इसके पीछे की मॉलिक्यूलर वजह क्या है, या फिर कोई भी वजह है तो वजह है क्या, ऐसी प्रॉब्लम आ कहाँ से रही। तो इसको जानने के लिए ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो हमारे हार्मोनल ग्राफ हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये चीज़ें ना हम लोग को बहुत आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। तो हम लोग पहले इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ईजी है। देखो क्या होता है पहले कि जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट होती है, ये फॉलिकल्स है, ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, वो एफएसएच की वजह से होती है, ठीक। एफएसएच क्या करता है, इस फॉलिकल को बनवाता है। जब ये फॉलिकल को बनवाता है एफएसएच, तो यही फॉलिकल क्या करती है, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है। यही फॉलिकल क्या करती है, ये जो एस्ट्रोजन है इसको प्रोड्यूस करती है। तो ये एस्ट्रोजन क्या करता है, पिट्यूटरी को भेजता है सिग्नल और कहता है कि एफएसएच को रोक दो, ठीक। तो फॉलिकल तो बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी फॉलिकल होती है, लेकिन उसमें से जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है वही आगे ग्रो करता है, वही एस्ट्रोजन निकलवाता है, और वही एस्ट्रोजन क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देता है पिट्यूटरी को एफएसएच को कम करने के लिए। तो एफएसएच कम होता है और एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, इसी को एस्ट्रोजन पिक कहते हैं। इसी एस्ट्रोजन पिक की वजह से एलएच सर्ज होता है, और एलएच सर्ज की वजह से एलएच पिक मिलता है। उसके बाद हम लोग का ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन के बाद जो ये लुटियल फेज आता है जिससे कार्पस लुटियम बनता है। कार्पस लुटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को निकलवाता है, ठीक। ये हमारी थी नॉर्मल ग्राफ, ठीक। अब इसी को हम लोग इसी ग्राफ को, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की ग्राफ को हम लोग रिलेट कर करके हम लोग पीसीओएस के मॉलिक्यूलर बेसिस को समझेंगे। तो देखो पीसीओएस के मॉलिक्यूलर बेसिस में हो क्या रहा है। सबसे पहले हम लोग इसको शुरू करने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझते हैं, ठीक। देखो होता क्या है, किसी भी वजह से हम लोग के बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन के रेजिस्टेंस होने के क्या क्या वजह हो सकते हैं। किसी वजह से बार बार इंसुलिन, आपका पेनक्रियाज जो है बार बार इंसुलिन निकाल रहा है, ये क्या क्या वजह हो सकता है। या तो आप पहले सेडेंट्री लाइफ में हो, मोस्ट कॉमन वजह है कि सेडेंट्री लाइफ में हो आप, मतलब एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर रहे हो और खाए पिए जा रहे हो अच्छे से, तो आपका पेनक्रियाज क्या है, इंसुलिन निकलवाएगा ग्लूकोज के अपटेक के लिए। तो किसी भी वजह से आपका बार बार इंसुलिन निकल रहा है तो हाइपर इंसुलिमिया होगा। मान लो आप डेली पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो, कोक पीते हो, कोका कोला पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, बहुत सारा शुगर लेते हो। किसी भी वजह से आप डाइट की आपकी ऐसी है कि बहुत सारा जंक फूड कंज्यूम करते हो, उसकी वजह से क्या होगा, आपका पेनक्रियाज इंसुलिन निकालेगा, और बार बार इंसुलिन निकालने की वजह से पेनक्रियाज में क्या हो जाएगा, हाइपर इंसुलिमिया हो जाएगा, ठीक। और यही हाइपर इंसुलिमिया क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है एलएच को, इंट्रिंसिक हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन को, जिसकी वजह से जो ओवरी का स्ट्रोमा है, ये ओवरी है ना, ये स्ट्रोमा है, ओवरी का स्ट्रोमा का जो थीका सेल है वो इंक्रीज कर देता है एंड्रोजन प्रोडक्शन। देखो इन कॉमन एंड्रोजन किस में होना चाहिए, मेल में कि फीमेल में, मेल में होना चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसमें कि एंड्रोजन का प्रोडक्शन अधिक हो जाता है फीमेल को ओवरी में। अच्छा ये होता है क्यों है, ऐसा क्या हो जाता है कि फीमेल की ओवरी से एंड्रोजन निकलने लगता है। इसके लिए हम लोग टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के मॉलिक्यूलर बेसिस को समझेंगे, ठीक। तो देखिए मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है इसका। पहले क्या होता है हम लोग का, एंड्रोडाइस्टेरोन तो दोनों में निकलता है, पेरिफेरल फैट सेल्स, सॉरी दोनों में निकलता है, तो एरोमेटेज हो जाता है। देखो एंड्रोजन जो होते हैं वो दोनों में निकलता है, तो फीमेल में क्या होता है, एरोमेटेज एंजाइम जो होती है इसको एस्ट्रोजन में प्रोड्यूस बदल देती है। लेकिन बार बार एंड्रोजन को निकलने की वजह से जब एक्सेस हो जाता है तो उस पर काम करता है 5 अल्फा रिडक्शन का होता है, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम, जो कि एंड्रोजन को बदल देता है 5 अल्फा एंड्रोजन में, जो कि एक प्रिकर्सर है किसका, टेस्टोस्टेरोन का, टेस्टोस्टेरोन का। और यही टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन वाली चीज़ें बार बार क्या होती है, ओवेरियन से प्रोड्यूस करवाती हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन बनता है। और बार बार एंडोस्टेरोन निकलने की वजह से जो पेरिफेरल की फैट है, आप मैक्सिमम देखे होंगे कि ओबीस पीपल होते हैं उनमें पेरिफेरल जो फैट होती हैं फीमेल्स में, वो क्या करती हैं, एंड्रोस्टेरोन को टेस्टोस्टेरोन में बदल देती हैं, ठीक। ये तो है इसका मॉलिक्यूलर बेसिस, ठीक। इसके मॉलिक्यूलर बेसिस को एक बार हम इस ग्राफ से देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखिए आप बहुत सारा जंक फूड कंज्यूम कर रहे हो,
ठीक। जंक फूड, बहुत सारा शुगर, तो आपका पेनक्रियास क्या कर रहा है, इंसुलिन निकलवा रहा है, ठीक। ये इंसुलिन बार बार निकलने की वजह से क्या हो जाएगा, हाइपर इंसुलिमिया हो जाएगा। हाइपर इंसुलिमिया होने की वजह से क्या होगा, जो आपको हाइपोथैलेमिक डिस्फंक्शन हो जाएगा, हाइपोथैलेमस कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा हार्मोन निकलवाएं, कौन सा हार्मोन ना निकलवाएं। उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका एंड्रोजन होंगे ये एरोमेटेज होकर के एस्ट्रोजन में बदल रहा था, वो एस्ट्रोजन में न बदल करके टेस्टोस्टेरोन में बदलने लगेगा, ठीक। यही टेस्टोस्टेरोन में बदलने लगेगा तो एंड्रोजन का प्रोडक्शन अधिक हो जाएगा। फीमेल में एस्ट्रोजन निकलना चाहिए, वो भी E2 वाला निकलना चाहिए, लेकिन ये नहीं निकलता है, जिसके वजह से क्या हो गया, कंटिन्यूअस E1 का वैल्यू बढ़ा रहता है, और कंटिन्यूअस जो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़े होने की वजह से ये क्या होता है, देखिए ओवेरियन स्ट्रोमा से थिकर सेल प्रोड्यूस करती है, इंक्रीज करता है ओवेरियन एंड्रोजन प्रोडक्शन। तो जो एक लीवर होती है, लीवर क्या करता है, ये 6 हार्मोन्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन निकलवाता है। ये क्या करता है, यहाँ से निकलने वाले एस्ट्रोजन को, मान लीजिए बहुत सारे एस्ट्रोजन हैं, ठीक, तो इसके बाइंडिंग करने के लिए जो प्रोटीन होती है ना, 6 हार्मोन्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ये क्या करता है, कम होने लगता है। क्यों कम होता है, क्योंकि जो इंसुलिन होता है ना, वो हेल्प करवाता है। इंसुलिन कहता है कि ऐसा है, इस बाइंडिंग प्रोटीन को कम कर दो। कम क्यों कर दो, क्योंकि अगर ये कम करोगे तभी जाके जो सेक्स का हार्मोन्स जो है वो हमारे ब्लड में मेंटेन रहेगा, ठीक। तो इस चीज़ के मेंटेन के लिए ये हार्मोन्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मान लो कि बहुत सारे फ्री ग्लोबुलिन निकले, फ्री हार्मोन्स निकले एंड्रोजन के, और इसको बाइंडिंग करने के लिए जो सेक्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन निकल रहा था वो क्या हुआ, कम हो गया। तो मान लो बहुत कम को ही बाइंड किया, कुछ बच गए। ये जो बच गए ये ब्लड में फ्री घूमेंगे। अगर ये ब्लड में फ्री घूमेंगे तो क्या होगा, अलग अलग रिसेप्टर पे काम करेंगे, अलग अलग जो एंड्रोजन के रिसेप्टर होंगे उस पे काम करेंगे, तो उसके सिम्टम्स आएंगे। तो सिम्टम क्या क्या आएंगे, पहले हम इसको समझते हैं कि क्या क्या इसके सिम्टम आएंगे। देखो, सबसे पहले ना पेरिफेरल इंसुलिन अगर रेजिस्टेंस हुआ तो सबसे पहला सिम्टम आएगा कि बॉडी बहुत ही मोटी हो जाएगी। इस फिगर में बात करते हैं हम लोग, क्या होगा कि बॉडी बहुत ही मोटी हो जाएगी। ये देखो, बहुत ज़्यादा मोटी बॉडी हो जाएगी। और जो एंड्रोजन रिसेप्टर होता है वो क्या करता है, बॉडी में हेयर को इंक्रीज करा देता है। तो फीमेल के चेहरे पे हेयर दिखने लगेगा, यहाँ पे हेयर दिखने लगेंगे चेहरे पे। देखो बॉडी पे तरह तरह के जगह जगह बॉडी पे हेयर दिखने लगेंगे, बॉडी पे हेयर दिखने लगे, हेयर ऑफ एब्डोमेन, हेयर ऑन लिप, थीन। और जो सर के बाल होंगे वो बहुत ही थीनिंग होने लगे, क्योंकि एंड्रोजन क्या होता है, 5 अल्फा रिडक्टेज होता है। तो ये एलोपेशिया कराता है, ठीक। इसके वजह से ये होने लगेंगे। और क्या होगा, एक्ने आएंगे चेहरे पे। ये बहुत ही कॉमन फीचर है, हिरुटिज्म बोलते हैं, हेयर बॉडी पे आना हिरुटिज्म होता है, चेहरे पे फीमेल के हेयर आना। ऐसे ऐसे चीज़ें आने लगेंगी। इनफर्टिलिटी हो सकती है, पीरियड मिस हो सकता है, हाइड्रोनिटाइटिस सुपरटिवा हो सकता है, हेयर ऑन एब्डोमेन हो सकता है, एक्सेस वेट बढ़ सकता है, ठीक। ये सब चीज़ें आ सकती है। और एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आता है, इसको बोलते हैं एक एंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये देखो, जो गर्दन है ना उस पर इस तरीके की चीज़ें दिखने लगेंगी, ब्लैक, देखो ब्लैक, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसके बाद अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई या फिर इसने अपना वेट को मैनेजमेंट नहीं किया, ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि ये बस इसी जगह होता है, ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक। तो इसके बाद क्या होगा, ये पर्सन डायबिटीज़ बन सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ 2 का बन सकता है। ये भी वही है, ये एक एंथोसिस नाइग्रिकेंस ही है। देखिए ब्लैकनेस पूरी हो गई है ना स्किन की, एक एंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं इसको, ठीक। इनफर्टिलिटी हो सकती है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई रहता है ऐसे फीमेल्स में। ये इसके सिम्टम हो जाते हैं, देखो ये इसके सिम्टम हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो क्रोनिक एनओवुलेशन इन पीसीओएस हो सकता है। एक्सेस एंड्रोजन की वजह से जो फॉलिकल ग्रोथ है वो नहीं हो पाता, तो सेम टाइप के फॉलिकल्स दिखेंगे, एक ही टाइप के फॉलिकल्स दिखेंगे, तो फॉलिकल्स बाहर भी नहीं निकलेंगे, ठीक। तो ओवुलेशन भी नहीं होगा, तो इसका पीरियड मिस हो जाएगा।
एक्सेस एंड्रोजन इन सर्कुलेशन, मान लो अभी मैंने यहाँ पे क्या बात किया, कि सेक्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है अगर वो कम हो गया तो कम को बाइंड करेगा, तो बहुत सारे फ्री बचेंगे तो ब्लड के लेकर सर्कुलेशन में निकल जाएंगे। जैसे ही वो सर्कुलेशन में निकलेंगे उसके बाद क्या होगा, एक्सेस एंड्रोजन इन सर्कुलेशन, तो एरोमेटाइज कर देगा, जो फैट सेल होती हैं उसको क्या कर देगा, ईवन में एरोमेटाइज कर देगा। लेकिन हमको ज़रूरत किसकी है, E2 की। E2 बन ही नहीं रहा है, E1 बन रहा है, तो ये क्या करता है, क्रोनिक बार बार एलिवेट होने की वजह से एलएच सर्ज को होने ही नहीं देगा। एलएच सर्ज नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, तो एनओवुलेशन हो जाएगा। उसी को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस ऑफ ओवरीज। ठीक, स्मॉलर फॉलिकल सिंथेसाइज इनहिबिन बी भी क्या करता है, एफएसएच को घटाता है। यही E1 और इनहिबिन क्या करता है, एफएसएच को घटाता है। ठीक, इनहिबिन बी कहाँ से निकलता है, ओवुलेटरी पाथवे से निकलता है, जब ओवुलेशन हो जाता है उसके बाद निकलता है, लेकिन ये पहले ही निकलने लगता है जिसकी वजह से एफएसएच घट जाता है। तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस कौन कौन से आएंगे, एंड्रोजन पहले तो बढ़ा होगा। ठीक, एंड्रोजन पहले तो बढ़ा होगा, उसके बाद हमारा जो एलएच और एफएसएच का रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए, लेकिन ये रेशियो बढ़ जाता है। ठीक, सीरम एंटी मुलेरियन हार्मोन्स, मुलेरियन हार्मोन्स क्या होता है पहले इसको बात करेंगे हम लोग। मुलेरियन हार्मोन्स होता है मेल में, ये हार्मोन्स होना चाहिए मेल में, एंड्रोजेनिक हार्मोन्स होता है, एंड्रोजेनिक हार्मोन्स होता है। ठीक, लेकिन ये एंटी मुलेरियन हार्मोन्स किस में बन जाता है, फीमेल्स में बनने लगता है, 5 नैनोग्राम पर DL से अधिक बनने लगता है। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो कि लीवर निकाल रहा था, किस लिए निकाल रहा था, जो तुम्हारे हार्मोन्स बन रहे थे ना फ्री हार्मोन्स, उसको बाइंड करने के लिए निकाल रहा था, लेकिन अब उसको बाइंड भी नहीं कर पाएगा, तो ये रेशियो ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन घट जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें E2:1, जो स्ट्रॉन 2 और स्ट्रॉन 1 है, फीमेल में स्ट्रॉन 2 डोमिनेंट होता है, ये डोमिनेंट होना चाहिए एक नॉर्मल ओवुलेशन के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या होता है, E1 की वैल्यू बढ़ जाती है, अगर E1 की वैल्यू बढ़ गई उसके बाद क्या होगा, स्ट्रॉन E1 अधिक हो जाएगा। ठीक, स्ट्रॉन E1 अधिक हो जाएगा, एस्ट्राडायोल घट जाएगा, तो ये रेशियो रिवर्स हो जाता है। फास्टिंग ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाता है, मतलब क्या, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। टोटल एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, क्योंकि फ्री एस्ट्रोजन E1 जो है बढ़ जाता है, इस वजह से E1 प्लस E2 की बात करेंगे तो ये बढ़ा हुआ होता है। अगर टोटल सीरम एस्ट्राडायोल लेवल सर्कुलेशन में देखेंगे तो ये नॉर्मल रेंज में रहता है। ठीक, फ्री एस्ट्राडायोल लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि सेक्स हार्मोन्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन घट जाता है, तो उसको बाइंड नहीं करवा पाता, इस वजह से घटा रहता है। ठीक, लॉन्ग टर्म में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, अगर देखो इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगा तो पहले डायबिटीज मेलिटस तो आएगा ही आएगा, टाइप 2 का, वो भी टाइप 2 का। डिसलिपिडीमिया होता है, क्योंकि HDL का वैल्यू घट जाता है, इसमें पर्सन फैटी हो जाता है, फीमेल फैटी हो जाती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, वही फैट गेन हो जाता है, वेट बढ़ जाती है। क्रोनिक आर्टरी डिजीज हो जाता है, जिसमें आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, MI के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होने की वजह से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पेशेंट अपने वेट को कम नहीं कर रही है, शुरू में पहले तो 5% का वेट कम करो, फिर 10% का वेट करो, हालांकि अभी ट्रीटमेंट पे आएंगे हम इसके। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाता है वेट बढ़ने की वजह से। इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस हो सकता है, और डायबिटीज़ 2 तो होगा ही। उसके बाद डायग्नोसिस में आते हैं, इसकी डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसकी डायग्नोसिस में मेनली 3 फेजेस में हम देखेंगे, जिसको रोटनग्राम क्राइटेरिया बोलते हैं। पहला है ऑलिगो ओवुलेशन, पहले तो कोई पेशेंट आएगी और वो बताएगी उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अपने पहले प्रॉब्लम में अगर वो इरेगुलर साइकिल बोल रही है, ऑलिगो में क्या बोल रही है, डीले साइकिल फॉलो बाई हैवी ब्लीडिंग उसको हो रही है, एमनोरिया है, पॉलीमनोरिया है, मतलब ऑलिगो ओवुलेशन का मतलब क्या है, कि एन ओवुलेशन का मतलब क्या है कि उसकी ओवुलेटरी साइकिल ठीक से नहीं चल रही है, इरेगुलर साइकिल है, अगर ये ऐसा बताती है। और दूसरी चीज़ आप उसके फेस पे देखते हैं
कि हिरटुजिज्म है, हिरटुजिज्म मतलब फेस हेयर का इंक्रीज कर जाना, सीरम लेवल ऑफ एंड्रोजन का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है, ऐसी प्रॉब्लम है। और तीसरी क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में देखोगे ना पर्ल ऑन स्ट्रिंग इस तरीके की उसकी ओवरी में सिस्ट बने हुए दिखेंगे। ये सिस्ट नहीं है, ये एक्चुअल में है तो ओवम ही, ओवलेटरी साइकिल है। जो हम लोग की थीका सेल की जो फॉलिकल्स बने वो फॉलिकल्स ही हैं, लेकिन वो एक स्ट्रिंग के रूप में ऐसे ऐसे स्ट्रिंग के रूप में अभी आगे बात करेंगे ऐसे बन जाती है। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि अगर मोर देन 12 नंबर ऑफ हम लोग फॉलिकल्स देखते हैं, मोर देन 12 फॉलिकल है तो हम लोग पीसीओएस के बारे में बात करेंगे अगर अल्ट्रासाउंड में ऐसा है तब। लेकिन प्रेजेंट ऑफ टाइम में 20 फॉलिकल्स देखते हैं। ठीक, ये चीज़ें हैं। तो इसकी आगे बात करें अगर हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी में मल्टीपल फॉलिकल सीन ऑन अल्ट्रासाउंड। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं। ठीक, ये देखो ये इसकी अल्ट्रासाउंड है ओवरी की। ओवरी में आप ये देखो ना, एक यहाँ पे थीका बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ ये बने हुए हैं। ठीक, इसके अगर ये बने हुए हैं तो हम लोग इसको ऐसे बने होने पर नहीं बोल देंगे, हम इसकी नंबर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मोर देन 12 हो गए, मोर देन 12 हो गए। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया के अंतर्गत आ जाता है कि ये PCOS है। और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस। ये देखो ना, एक माले जैसे ऐसे बनी हुई स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस, ऐसे बनी हुई ना माले जैसी, इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस, मल्टीपल फॉलिकल्स बने हुए हैं। ठीक, ओके। अब इसकी क्लिनिकल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। इसका मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका मैनेजमेंट फीमेल खुद से कर सकती है। वो कैसे, पहले तो लॉन्ग टर्म के सीक्वेंसेस में आ जाते हैं कि हम लोग सबसे पहले अगर क्लिनिकल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं ना, तो पहले हम लोग देखेंगे कि उस पर फीमेल्स को जो उतने दिन से PCOS हो लेके घूम रही है उसको कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग रिस्क फैक्टर को देखेंगे, कहीं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ तो उसको नहीं हो रहे हैं, उसकी BP कितनी है, उसकी OGTT देख लेंगे, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट देख लेंगे 75 ग्राम ग्लूकोज दे करके। उसके बाद लिपिड प्रोफाइल देखेंगे, बेसलाइन उसकी क्या है, और उसके बाद हम बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है और आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्या हो सकती है और इसको ठीक करना क्यों ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, इमीडिएट कंसर्न में हम जाएंगे पहले, उसकी हम मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, उसकी जो साइकिल है उसको रेगुलर करेंगे और हम लोग उसको उस लिए एजुकेट भी करेंगे। उसके हेयर जो चेहरे पे आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे और इनफर्टिलिटी की वजह को डायग्नोस करेंगे। ठीक, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे हम लोग अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर फीमेल इसको कंट्रोल कर लेती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम उसकी ठीक हो सकती है। मैनिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ PCOS में हम लोग देखेंगे हेल्प विथ इमीडिएट कंसर्न, पहले उसको तुरंत बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम हो क्या रही है, एक्चुअल में आपको ऐसा हो ही क्यों रहा है, और हम लोग उसकी इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। उसको हम उसके बारे में समझाएंगे कि रेजिस्टेंस क्यों हुआ है, इस रेजिस्टेंस की वजह से ही तो आपको वेट गेन, एकैंथोसिस नेग्रिकेंस, ये सब प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद हेल्दी हैबिट, हेल्दी ईटिंग, डाइट को ठीक करेंगे, कोई जंक फूड हम लोग उसको खाने को नहीं बोलेंगे, प्रोटीन डाइट इंक्रीज कराएंगे, हेल्दी फैट खिलाएंगे और एक अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का डाइटरी सोर्स उसको हम बताएंगे। एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्मोकिंग करती है, अल्कोहल लेती हो तो उसको क्विट करना ही पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं है। वेट लॉस में सबसे पहले हम उसको बताएंगे कि 5% अपना शुरू में वेट लॉस करो। मान लो 5% हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, मान लो 80 kg की है तो इसकी 5% हम लोग निकालेंगे, 8 पंजे 40। शुरू में बोलेंगे कि 4 kg कम करो। मान लो एक मंथ में वो क्या कर रही है, एक हफ्ते में अगर वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज करती है, बहुत अच्छा डाइट लेती है, एक हफ्ते में 1 kg वेट कम करती है। ठीक, ये अप्रोचेबल है, इसको अप्रोच किया जा सकता है। या फिर वो मान लो कि एक मंथ में ही 3 kg वेट कम करती है या 4 kg वेट करती है, 4 करती है तो 80 का 4 हो गया 5%। फिर नेक्स्ट सेकेंड मंथ में फिर 4 kg कम करती है तो 80 से वो 70 पे आ जाती है, तो इतने में तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर वो करेगी तब, लेकिन साइकोलॉजिकल इफेक्ट, रिप्रोडक्टिव इफेक्ट, ये मेटाबॉलिक बेनिफिट, ये सारी चीज़ें आती हैं। ऐसे टाइम पे हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं जिसकी वजह साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम आता है, तो उसको अच्छा होता है क्या है, ऐसी फीमेल जो होती है ना जिसको PCOS होता है, वो क्या करती है, वो कब सो के उठेगी कोई गारंटी नहीं,
क्या खा रही है कोई गारंटी नहीं, कुछ भी खा ले रही है, जंक फूड खा ले रही है, किसी भी टाइप के ऑयल्स में बने फूड को खा ले रही है, तो उस वजह से उसकी मेंटल प्रॉब्लम भी एग्जॉस्ट होती है। तो इसकी वजह से ना अगर वो मान लो वेट लॉस करती है ना, वेट लॉस सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है इसका। ट्रीटमेंट तो नहीं बोल सकते, मॉडिफिकेशन है कि मैनेजमेंट अगर इस तरीके से करे तो अच्छा हो सकता है। 5% वेट लॉस करती है शुरू में तो बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट, उसको बहुत ही अच्छा फील होने लगता है, मेटाबॉलिक बेनिफिट होने लगता है, टाइम टू टाइम उसको अच्छा फील होने लगता है, रिप्रोडक्टिव बेनिफिट होने लगते हैं, हार्मोन्स अच्छे होने लगते हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट आता है साइकोलॉजिकली, वो मेंटली अच्छा फील करने लगती है उस चीज़ को लेके। तो वेट रिडक्शन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। अगर ड्रग मोडेलिटी की बात करें ना, तो हम कोई ऐसा ट्रीटमेंट देंगे ना, ऐसा ड्रग देंगे जिससे क्या होगा, उसकी प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में मैनेजमेंट है। देखो उसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो 2 तरीके से होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहली एक ओवुलेटरी फेज होती है जिसमें फॉलिकल बनता है और ओवुलेशन होता है। दूसरी प्रोलिफरेटिव फेज होती है जिसमें कि इंडोमेट्रियम जो है यूट्रस का वो प्रोलिफरेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस फॉलिकल फेज की तो बात ही नहीं करेंगे, हम लोग बस इसकी बात करेंगे कि जो उसकी साइकिल है वो रेगुलर हो जाए। तो उसकी साइकिल रेगुलर होने के लिए ना हम क्या करेंगे, वुमेन को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देंगे, क्या, कंबाइंड ओसीपी देंगे। कंबाइंड ओसीपी मतलब जिसमें एस्ट्रोजन मतलब E2 और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों हो। ये अच्छा, ये दोनों करेंगे क्या, ये करेंगे ये कि FSH को कर देंगे डाउन, LH को कर देंगे डाउन। एस्ट्रोजन क्या करता है, FSH को निगेटिव फीडबैक भेजता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, LH को निगेटिव फीडबैक भेजता है। ये दोनों निगेटिव फीडबैक भेजते हैं तो उससे क्या होगा, ओवरी पूरी तरीके से काम करना बंद कर देगी। और मैंने शुरू में ही बताया था, ओवरी से ही क्या निकल रहा था, एंड्रोजन। एंड्रोजन ही बना रहा था टेस्टोस्टेरोन। ठीक, तो टेस्टोस्टेरोन तो निकलना ही बंद हो गया ना। आप बात को समझो, हम ओसीपी दिए जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन था। एस्ट्रोजन क्या करता है, निगेटिव फीडबैक भेजता है FSH को। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, निगेटिव फीडबैक भेजता है LH को। ठीक, निगेटिव फीडबैक भेजता है LH को। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, पूरी तरीके से ओवरी के ग्रोथ को रोक देते हैं। ओवरी के ग्रोथ को, फॉलिकल फेज को, ऐसे ग्रोथ को रोक देते हैं। तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यूट्रस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इंडोमेट्रियम तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इंडोमेट्रियम तो अपनी साइकिल कंटिन्यू रखेगी। ये क्या करेगी, प्रोलिफरेट करेगी। प्रोलिफरेट करके देखो होगा क्या, ओवरियन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन सप्रेस हो जाएंगे। तो एंड्रोजन तो पूरी तरीके से सप्रेस हो गया। तो हार्मोन फ्रॉम आउटसाइड से हम लोग जो दिए देंगे वो क्या करेंगे, इंडोमेट्रियल ग्रोथ को बढ़ाएंगे। अच्छा फिर से समझो, जो E2 और प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करती थी, इंडोमेट्रियल ग्रोथ को बढ़ाती थी। तो एक वीक हम लोग क्या करेंगे, 21 डे के लिए कंटिन्यूअस पे OCP देंगे कंबाइंड। ठीक, और 7 दिन का रखेंगे गैप। 21 दिनों तक लगातार क्या होगा, इंडोमेट्रियल का ग्रोथ होगा। और जैसे ही 7 दिन हम लोग नहीं देंगे, विड्रॉवल सिंड्रोम आएंगे। तो जैसे विड्रॉवल सिंड्रोम आएंगे उससे विड्रॉवल ब्लीडिंग होगी। तो क्या होगा, इस तरीके से उसकी जो साइकिल है वो हो जाएगी कंटिन्यूअस 21 डे का। ठीक, लेकिन अगर हम ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसी फीमेल है जो अभी कम एज की है, अभी नई नई मैरिज है और वो चाहती है, वो कंसीव होना चाहती है, वो चाइल्ड प्लान करना चाहती है, तो हम कुछ ऐसा ड्रग देंगे जिससे क्या होगा, उसका ओवुलेशन भी हो। ओवुलेशन भी हो मतलब समझिए बात को, देखिए हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो कि ये ओवुलेटरी फेज भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ओवुलेशन होगा तभी स्पर्म से फर्टिलाइज होके वो कंसीव कर पाएगी। तो हम ऐसा चाहेंगे कि उसका ओवुलेशन भी हो। तो लाइफ स्टाइल चेंज के साथ साथ हम ड्रग ऑफ चॉइस में देंगे लेट्रोजोल और क्लोम्फेनिक सिट्रेट। लेट्रोजोल क्या करता है, ये कराता है PCOS पेशेंट में ओवुलेशन, लेट्रोजोल। ठीक, ये कराता है ओवुलेशन। तो हम अगर कोई फीमेल कंसीव करना चाहती है तो लेट्रोजोल भी देंगे हम। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि मेटफॉर्मिन का क्या यूज है। देखो हम शुरू में बात किए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। ठीक, मेटफॉर्मिन क्या करता है, मेटफॉर्मिन ये काम करता है लीवर पे। ठीक, ये लीवर पे काम करता है और लीवर से ये लीवर से ये ऐसे ग्रोथ फैक्टर निकलवाते हैं, ऐसे एंजाइम्स निकलवाता है जिससे क्या होता है
इंसुलिन के अपटेक बढ़ जाते हैं। ठीक, इंसुलिन के अपटेक बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है, इंसुलिन सेंसर प्लस मेटफॉर्मिन क्या करता है, अगर इंसुलिन अच्छे से निकलेंगे तो फैट भी कम होंगे, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा तो फैट जल्दी बर्न होंगे। तो ये प्रोवाइड मेटाबॉलिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है, अच्छी मेटाबॉलिज्म को कर देता है। ओसीपी के साथ इसको दे सकते हैं, सेफ़ है ये। और वुमेन कोई भी कंसीव करना चाहती है उसके लिए भी सेफ़ है ये, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होगी। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में इनएसिटोल भी दे सकते हैं हम लोग, कैन प्रोवाइड ए मेटाबॉलिक बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद अगर हम चाहें तो ऐसे फीमेल्स के में हम सर्जरी भी कर सकते हैं। इस बात को समझिए, वो तो मेडिसिनल हुआ, वो तो ट्रीटमेंट हुआ, ड्रग ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन ऐसे फीमेल्स में हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। इसमें क्या होता है, स्ट्रोमा जो है ना, ये ओवरी की स्ट्रोमा है, उसी में हमारे फॉलिकल ऐसे ऐसे बन रहे थे, जो फॉलिकल बन रहे थे वही निकलवा रहे थे एंड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग है वो कर करके जो फॉलिकल के स्ट्रोमा बन रहे थे ना, स्ट्रोमा को ही डैमेज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, किल कर देंगे। स्ट्रोमा कंट्रीब्यूट टू एक्सेस एंड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, होल कर देंगे, ड्रिल कर देंगे या पंच कर देंगे इनटू ओवरियन स्ट्रोमा, टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे क्या होगा, एंड्रोजन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ये क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है शॉर्ट टर्म रिलीफ, लेकिन लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेज भी हैं इसके। क्या क्या, ओवेरियन रिजर्व हो सकता है, पेल्विक एडेशन फॉर्मेशन हो सकता है। करेंटली इसको यूज नहीं करते हैं, अभी तो हम लोग इसका मेडिसिनल यूज ही करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ही हैं पीसीओएस में। एक बार हम इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के लिए हम लोग पहले शुरू में जाएंगे, हम लोग क्या क्या पढ़ें इसके बारे में बताएंगे। पहले हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज को देखे हैं कि कैसे एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, एफएसएच और प्रोजेस्टेरॉन एलएच काम कर रहे थे, और इस सब में क्या ऐसी गड़बड़ी हो रही थी कि हम लोग को ये सब प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा था। तो ऐसी क्या गड़बड़ी हो रही थी, ऐसी गड़बड़ी यही हो रही थी कि एस्ट्रोजन के लेवल को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एंड्रोजन निकलने लग रहा था ओवरी से, और ये क्या कर रहा था, पेनक्रियाज से सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को कम कर दे रहा था, जिसके वजह से फ्री सर्कुलेशन ऑफ एंड्रोजन का लेवल बढ़ जा रहा था, और यही करा रहा था इंसुलिन रेजिस्टेंस। प्लस एंड्रोजन का लेवल बढ़ने से एंड्रोजन के अपने अपने सिम्टम आते थे। सिम्टम क्या क्या आते थे, तो यही आते थे, थिनिंग हो जाता था हेयर का, हेयर बॉडी पे जाने लगते थे, एक्ने होने लगता था। उसके बाद इनफर्टिलिटी आ जाएगी, अगर फीमेल में एंड्रोजन लेवल बढ़ेगा तो हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता था, इनफर्टिलिटी आ जाती, इरेगुलर पीरियड हो जाता था, एक्ने, हिरोटिज्म, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, ये देखो एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, ठीक, ओवरवेट हो जाता था, हेयर लॉस होने लगते थे, फैट बढ़ जाते थे बॉडी में, ठीक, ये प्रॉब्लम आने लगती थी। उसके बाद क्रोनिक प्रॉब्लम क्या आती थी, क्रोनिक प्रॉब्लम ये आती थी कि एक्सेस ऑफ एंड्रोजन बढ़ने की वजह से फॉलिकल ग्रोथ डिक्रीज कर जाता था, डिस्ट्रप्शन हो जाता था, ठीक, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन ऑफ हो जाता था, एलएस सर्ज नहीं आता था, जिसकी वजह से ओवुलेशन हो ही नहीं पाता था। क्योंकि सारी चीज़ें देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही रिलेटेड है इसमें, ठीक। उसके बाद हार्मोनल डिस्टर्बेंस हम लोग देखे थे कि E1 की वैल्यू बढ़ जाती थी, बाइंडिंग ग्लोबुलिन घट जाता था, एलएस एफएसएच का रेशियो उल्टा हो जाता था। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या झेलने पड़ते थे फीमेल्स को, डायबिटीज मेलाइटस, डिसलिपिडीमिया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड कैंसर हो सकते थे, ये सब प्रॉब्लम हो सकते थे। उसके बाद डायग्नोसिस का क्राइटेरिया क्या है, 3 क्राइटेरिया होता था, ओलिगो एनओवुलेशन, क्लिनिकल नहीं देख लेते थे हम लोग कि हिरोटिज्म है कि नहीं है, सीरम एंड्रोजन लेवल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन है मार्फोलॉजी देख लेते थे। अच्छा हाँ, अगर इन तीनों में से जो रोटरडम क्राइटेरिया है, रोटरडम क्राइटेरिया है, इन तीनों में से 2 भी अगर पॉजिटिव हैं तो डायग्नोसिस हो जाता था पीसीओएस का, ठीक, यही चीज़ है। उसके बाद नंबर हम लोग देखते थे फॉलिकल की, फॉलिकल के नंबर कितने हैं, ओवेरियन मार्फोलॉजी देखते थे, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कैसे कैसे आ रही थी, जो अल्ट्रासाउंड में उसके यूएसजी में क्या क्या आ रहा था, अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस में स्ट्रिंग ऑफ पॉल अपीयरेंस दिख रहे थे इसके, ठीक, ये प्रॉब्लम थी लाइव। फिर उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट में आते थे, तो पहले हम लोग स्क्रीनिंग करते थे कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद इमीडिएट मैनेजमेंट में हम लोग फिर मॉडिफिकेशन करवाते थे
मॉडिफिकेशन करवाने में हम लोग वेट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए थे, एक्सरसाइज, स्मोकिंग क्विट करना, हेल्दी ईटिंग करना। ड्रग ट्रीटमेंट को देखते थे। ड्रग में हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट पहले तो यही करते थे कि कंबाइंड ओसीपी दे देते थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को डिक्रीज करा देते थे, जिससे एफएसएच एलएच लेवल डिक्रीज कर जाता था। मेटफॉर्मिन का रोल हम लोग देखते थे कि मेनली ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम को अच्छा करता था। उसके बाद अगर कोई फीमेल, हम लोग ये देखते थे बहुत इंपॉर्टेंट कि कोई फीमेल ऐसी है जो कंसीव होना चाहती है तो लेट्रोजोल उसको हम लोग देते थे, जो कि ओवुलेशन को इंड्यूस करा देता था। उसके बाद लास्ट में हम लोग लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग देखते थे, जिसमें कि स्ट्रोमा के फॉलिकल्स को डैमेज करा देते थे। बस इतना ही था। तो ये है पीसीओएस।